जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है केमिस्ट्री। क्या बच्चों? केमिस्ट्री, जिसको हम लोग रसायन शास्त्र भी कहते हैं। और क्लास 10 का आज हम लोग रसायन शास्त्र की शुरुआत करेंगे, यानी केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 जो कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है, इस चैप्टर 1 के कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव है बच्चों, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पूछे गए एग्जाम में। और इस ऑब्जेक्टिव को देखने के बाद एक वीडियो होगा जिसमें हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। तो 2 से 3 वीडियो में हम आपका चैप्टर 1 कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसी को देखते हुए चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया गया बच्चों, उसमें क्या पूछा गया है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन किसके कारण बना रहता है। ध्यान दीजिए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है बच्चों, वो प्रकाश संश्लेषण के कारण बना रहता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे हैं, वो पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या लेते हैं, O2 छोड़ते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं। इस प्रकार पर्यावरण में CO2 और O2 का बैलेंस बना रहता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि पर्यावरण में या प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का जो बैलेंस बना के रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो किसकी होती है? प्रकाश संश्लेषण की। तो जो हमारा पहला आंसर है वो होगा प्रकाश संश्लेषण। ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 2012 में पूछा गया है, जिसमें कहा गया कि तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। देखिए HCl है बच्चों, तो इसमें हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। तो अगर गैस बनने की बात करी जाए तो जस्ता में अगर हम लोग तनु HCl को डालेंगे तो ZnCl2 बनेगा और हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो कोई भी धातु याद रखिएगा, वह अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन। जस्ता धातु है और वह अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो 100% कौन सा गैस मुक्त करेगा? हाइड्रोजन। तो हमारा जवाब होगा H2। क्या होगा बच्चों जवाब? H2। इस चीज को याद रखिएगा बच्चों, ये जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो जस्ता से अभिक्रिया करेगा या और भी कोई धातु से अभिक्रिया करेगा तो वह हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा, क्योंकि इसमें H ही रहता है गैस के रूप में। हाइड्रोजन फॉर्म रहता है तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये क्वेश्चन देखिए, CaCO3 जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये एरो के ऊपर लिखाएगा। तो इसको हमने ऊष्मा दिया, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दिया, तो ये CaO में टूटा जो कि सॉलिड फॉर्म है, और CO2 में टूटा जो कि गैस फॉर्म है। तो इसको हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? ये क्वेश्चन पूछा 2014 में, 2024 में। तो याद रखिए बच्चों, कोई भी बड़ा अणु जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। तो इस टूटने की अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग बच्चों, क्या कहते हैं टूटने की अभिक्रिया को? टूटने की अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन या अपघटन। क्या कहते हैं बच्चों? वियोजन या अपघटन। प्रयोजन लिखा गया, प्रयोजन नहीं होगा बच्चों, वियोजन होगा। क्या होगा? वियोजन होगा या फिर अपघटन होगा। तो इसका अभिक्रिया क्या होगा? इसका सही जवाब वियोजन या अपघटन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा बच्चों। ठीक है। अगला संयोजन में जुटता है, उसके बाद उभयगामी में क्या होता है? दोनों तरफ होता है। जैसे मान लीजिए ऐसा चिन्ह रहेगा उभयगामी में, ये चिन्ह है नहीं तो ये तो उभयगामी में नहीं है। और प्रतिस्थापन में तो आपको मालूम है दूसरे का स्थान में जाके ग्रहण कर लेता है। तो ये तीनों तो होगा नहीं। तो टूटने की अभिक्रिया, जब भी कोई बड़ा अणु टूटे और टूट करके 2 या 2 से छोटे अणु में बदल जाए तो उसको हम लोग कहते हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। ये क्वेश्चन दिया है बच्चों। ये क्वेश्चन बोला गया है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए CaOH ट्वाइस जो है, इसको हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। कौन चूना कहते हैं बच्चों? बुझा चूना या समित चूना, बहुत आदमी कहता है बुझा चूना, समित चूना। ठीक है बच्चों। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों सिलेक्ट लाइन। क्या कहते हैं? सिलेक्ट लाइन। ठीक है। तो ये तो हुआ नहीं। CaHCO3 जिसको कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी नहीं होता है। ये आपका CaCO3 जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, ये भी हमारा नहीं होगा। CaO जो होता है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं कली चूना। तो जो कली चूना का सूत्र होता है बच्चों, वो क्या होता है? CaO। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बुझा हुआ चूना बोले तो CaOH ट्वाइस। ठीक है।
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ये होता है, और चूना पत्थर का सूत्र होता है बच्चों CaC होती है। तो ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का? CaO नंबर बी। क्या चीज? कली चूना का सूत्र। ये 2024 में ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, नीचे दिए गए समीकरण में कौन सा कथन सही है? जो समीकरण दिया है नीचे नहीं लिखा, हमने यहाँ लिख दिया गलती से। समीकरण क्या दिया? Cu की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो कापर ऑक्साइड बनता है, Cu बनता है। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया है। तो इस Cu की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से कराई, कापर ऑक्साइड बनाई। ये 2015 में पूछा बच्चों। तो इसमें क्या हो रहा है गौर करिए। तो इसमें देखिए कापर में ऑक्सीजन जुट रहा है और जुट करके कापर ऑक्साइड बनाता है। तो किसी भी चीज में ऑक्सीजन जुटने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीकरण कहते थे। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है बच्चों? कापर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? कापर का ऑक्सीकरण। अपकरण होगा नहीं, नाइट्रेशन होगा नहीं, और ए और बी दोनों तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही चीज का ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होना संभव नहीं है। यहाँ पर बोला ए और बी, यानी कापर का ऑक्सीकरण भी कापर का अपकरण भी, ये संभव है नहीं, तो डी नंबर तो होगा नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या बोला गया? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या? तो हम सब जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों H2SO4। तो H2SO4 कहा? यहाँ लिखा गया H2SO4। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर। ये दिया H2O7, ये होगा नहीं। ये दिया हुआ H2O3, ये भी नहीं होगा। ये दिया हुआ H2O8, ये भी नहीं होगा। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा बच्चों। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो टाइपिंग में लिखने में दिक्कत हो गई, ये ऐसे लिख दिया गया है। एक्चुअल में ये 2 जो है थोड़ा नीचा लिखा गया, ठीक है। तो मेरा इस बार जितना भी टाइपिंग हुआ है उसमें सबका आपको इसी तरह दिखेगा। तो इसको आप लोग ऐसे पढ़िएगा, H2 को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे H2, समझे बच्चों। तो इसका सही जवाब होगा H2SO4, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन देखिए, ये पूछा हुआ 2016 में और 2022 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शोषण कैसी अभिक्रिया है? तो याद रखिए बच्चों, शोषण ऊष्माक्षेपी है क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, या शोषण ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसी है? ऑक्सीकरण। तो याद रखिएगा शोषण कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी है। कैसी अभिक्रिया बच्चों? ऊष्माक्षेपी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 एरो, ये छूट गया यहाँ Cu का एरो का चिन्ह, Cu प्लस H2O, CuO प्लस H2 एरो, Cu प्लस H2O, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये CuO से जो बच्चों क्या हो रहा है? CO से ऑक्सीजन निकल रहा है और Cu बना रहा है। तो CuO का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, सॉरी अपकरण हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? अपकरण हो रहा है। और H2 में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो H2 का क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो याद रखिएगा कि इसमें H2 में ऑक्सीजन जुट रहा है तो H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, और CO से ऑक्सीजन हट रहा है तो CO का अपकरण हो रहा है। और जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ होती है तो उसको कहते हैं बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया। क्यों कहते हैं रेडॉक्स? देखिए, ऑक्सीकरण का इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चों, और रिडक्स अपकरण का अंग्रेजी होता है रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन, सॉरी रिडक्शन होता है बच्चों, मिस बोल दिया, रिडक्शन बोल दिया, रिडक्शन होता है, रिडक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया? देखिए, इसके जो रेट है ना, इसका रेट को ले लिया गया है और इसका जो ले लिया गया ऑक्स, रेड और ऑक्स को जोड़ के बना दिया गया है रेड ऑक्स, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया साथ साथ हो। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, यहाँ हो रहा है बच्चों, यहाँ गौर करिए, यहाँ इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है? अपकरण हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया साथ हो रहा है, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। इस क्वेश्चन को देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? याद रखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा होता है, लेकिन उसमें हल्का सा लालिमा भी रहता है। तो भूरा प्लस लाल कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में पूरा का ही गिनती आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है बच्चों? भूरा होता है।
ये क्वेश्चन 2016 का कंपार्टमेंटल में पूछा गया बच्चों। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या बोला, अपचयन वह अभिक्रिया जिसमें, देखिए यहाँ पर लिखना था त्याग होना, तो याद रखिएगा अपचयन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का त्याग होता है, यानी जो नेगेटिव तत्व होते हैं, जो नेगेटिव ऋण आयन होते हैं, उसका त्याग होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है, उल्टा बोल दिया गया है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, देखिए ऋण आयन का त्याग होगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा कि इलेक्ट्रॉन में ही ऋण आयन रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ऑप्शन है ना, ये तीनों सही होगा, ऑक्सीजन का त्याग, हाइड्रोजन का ग्रहण और इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, डी सही होगा, सभी। क्या होगा बच्चों, सभी। ये क्वेश्चन देखिए 11 नंबर में, साग सब्जियों के विघटन से, क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, साग सब्जियों के विघटन से या विघटित करने पर कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है। तो ध्यान दीजिएगा, तो साग सब्जी, जैसे कोई भी साग सब्जी या सब्जी के टुकड़े वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं, डालने के बाद उसको अपघटन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, यानी विघटित करके तोड़ते हैं, तोड़ने पर या विघटित होने पर वो कंपोस्ट में बदल जाता है। कंपोस्ट समझते हैं ना, प्राकृतिक खाद, नेचुरल फर्टिलाइजर में बदल जाता है। तो इस बदलने की क्रिया में याद रखिएगा, जो ऊष्मा है वह उत्पन्न होती है, यानी जब भी फर्टिलाइजर को किसी गड्ढे में डाल करके अपघटित को सराएंगे, सराने के बाद यहाँ देखिएगा हीट उत्पन्न होगा, गर्मी उत्पन्न होगा, क्योंकि इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, सूक्ष्म जीव अपघटित होते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित होता है ये, और उनकी शोषण की जाके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, जिसके कारण क्या रिड्यूस होता है, हीट रिड्यूस होता है। और जिस क्रिया में हीट रिड्यूस हो, हीट उत्पन्न हो, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। यानी साग सब्जियों के विघटन के फलस्वरूप जो कंपोस्ट बनता है, तो कंपोस्ट बनने की अभिक्रिया कैसी है बच्चों, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ये क्वेश्चन पूछा गया 2017 में, तो हमारा सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, Na2SO4 और BaCl2, Na2SO4 सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड BaCl2 से कराए, तो बन गया BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2 NaCl सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा तो ये आपको क्लियर इसमें जवाब मिल जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये पहला बार प्लस है, दूसरा माइनस है, ये पहला प्लस है, दूसरा माइनस है। तो आप अगर आप लोग गौर करिएगा तो यहाँ क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसका जो Na है, इस Na प्लस के साथ इसका Cl माइनस आके जुट गया। हुआ क्या, देखिए यहां से यहां तक ये वाला पोर्शन जुट करके BaSO4 और Na जो बचा हुआ NaCl, ये यहाँ जुट गया, इसका प्लस माइनस, और ये इसका प्लस माइनस जुट के यहाँ बन गया है, ठीक है। ये Na के साथ इसका जो Na वाला है Cl जुट गया है, और इसका Ba प्लस और इसका SO4 माइनस जुट गया है। यानी हम क्या देखते हैं, आयनों का आदान प्रदान हुआ, इसका नेगेटिव चला गया इसके पास और इसका नेगेटिव चला आया इसके पास। तो इस तरह के आयनों के आदान प्रदान से एक नया यौगिक बन गया BaSO4 और NaCl। तो हम लोग जानते हैं कि जब, कहने का मतलब, कहीं का सीट गाड़ी में सफर कर रहे हैं, तो एक आदमी से रिक्वेस्ट की भैया मतलब आपका सीट कहीं और है, ठीक है, मान लीजिए आपका सीट यहाँ है, ठीक है, और यहाँ दूसरे व्यक्ति का सीट है, और आपका एक दोस्त का सीट यहाँ है और यहाँ दूसरे व्यक्ति का सीट है। तो आप यहाँ बैठे हैं, आपने इनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया मैं आपके जगह में चला आता, आप मेरी जगह पे चले जाइए, ठीक है, ये आपके जगह में चले, आप उनके जगह चले गए, तो आप दोनों दोस्त एक साथ हो गए। तो इसी को कहते हैं हम लोग विस्थापन, उभय विस्थापन अभिक्रिया, जब जगह का आदान प्रदान हो। तो वही चीज यहाँ हुआ है, यहाँ आयनों का आदान प्रदान हुआ है, यानी इसका प्लस वाला, ये जो नेगेटिव है इसका, इसके प्लस वाला के पास चला गया, इसका नेगेटिव जो है पहले वाले प्लस वाला के पास चला है। तो जब आयनों का आदान प्रदान हो तो उसको हम कहते हैं उभय विस्थापन या द्विविस्थापन। यानी इसका Na के साथ, ठीक है, इसका नेगेटिव Cl आ गया है और NaCl बना दिया है, और इसका Ba प्लस वाला के साथ इसका नेगेटिव SO4 आ गया और BaSO4 बना दिया है। तो ऐसी अभिक्रिया जब भी होती है इसको क्या कहते हैं बच्चों, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं, ठीक है बच्चों। ये 2018 में पूछा गया है। अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए 13 नंबर, ये 13 नंबर क्या बोला गया, Zn की अभिक्रिया हमने CuSO4 से कराई और इस तरह बना ZnSO4 प्लस C। अगर आप लोग गौर करिए, Zn ने क्या किया है, Cu को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लिया है और Cu को कर दिया, हटा के अलग कर दिया है। यानी इसमें याद रखिएगा, जब भी कोई अधिक क्रियाशील धातु जो ज्यादा एक्टिव होता है, वो कम क्रियाशील धातु को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर ले। जैसे आप गौर करिएगा तो Zn जो है वो Cu से ज्यादा क्रियाशील है,
तो Zn ने Cu को हटा करके उसका स्थान ग्रहण करके ZnSO4 बना लिया और Cu अलग हो गया। यानी कहने का मतलब आपके सीट में हम बैठ गए और आपको उठा के मैंने खड़ा कर दिया, अब जहां जाना चाहिए। उस अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, वो मेरे सीट पे चला आता है और हम उसके सीट पे चले जाते हैं, ये होता है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, Zn क्या चला गया, Cu के पास चला गया और Cu के पास जाके Cu के स्थान पर खुद बैठ गया, ZnSO4 से CuSO4 से ZnSO4 बना दिया और Cu अलग होकर अकेला हो गया। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इस तरह की अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी किसी दूसरे यौगिक या यौगिक के समूह से, किसी यौगिक या यौगिक के समूह से उसके यौगिक को या उसके तत्व को विस्थापित कर देना, अलग कर देना क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। जो कि Zn ने किया है। Zn ने क्या किया, ध्यान से देखिए। तो Zn ने जो है वो Cu को हटा दिया है और खुद उसके जगह में जाके बैठ गया, जो CuSO4 था बन गया ZnSO4 और Cu साइड हो गया। तो Zn ने Cu का स्थान को ग्रहण कर लिया। तो ये कैसी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, और ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन 2018 का एनुअल में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। इसको देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा बच्चों, कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होना, यानी ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया हो और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की संख्या में कमी हो जाए, ऑक्सीजन निकल जाए, तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है बच्चों अपकरण यानी अपचयन। तो आंसर होगा बी नंबर। क्या कहलाता है बच्चों, ऑप्शन होगा बी नंबर, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन निकलता है तो होगा अपकरण, अपकरण होगा तो क्या होगा बच्चों, अपचयन अभिक्रिया होगी। तो ये 14 नंबर क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन 2019 से पूछा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, समीकरण H2 जो O2 यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा और क्या बना दिया, जल बनाया। ठीक है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के जुटकर जल बनना, यानी देखिए दो छोटे तत्व या दो छोटे परमाणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो जब भी कोई भी रिएक्शन, इधर दो या दो से अधिक तत्व है, इधर बनने वाला जो प्रोडक्ट है जिसको प्रतिफल कहते हैं, वो सिंगल प्रतिफल बने, तो एक प्रतिफल बने, तो ऐसी स्थिति में उसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, जल बनाया। तो दो तत्वों ने मिलकर एक यौगिक का निर्माण किया है, और जब भी दो तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करें उसको संयोजन अभिक्रिया कहता है। और ये क्वेश्चन 2020 के एनुअल के सेकंड सिटिंग में पूछा गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह मान लीजिए, या ध्यान एक और चीज देख लीजिए, जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। सल्फर ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। जल ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और ये हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और ये जल बनाया। ऐसा जो भी हो जिसमें जो प्रोडक्ट है वो सिंगल प्रोडक्ट बने, तो उसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें दो तत्व जुट करके एक बड़े तत्व का निर्माण कर रहे हैं। तो जब भी दो तत्व जुट करके एक बड़े तत्व का निर्माण कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट एक ही पीस बने, एक सिंगल यौगिक या सिंगल तत्व बने। तत्व तो नहीं बनेगा, यौगिक बनेगा, तो उसे हम लोग कौन अभिक्रिया कहेंगे बच्चों, उसे कहेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया। तो ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा बच्चों। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन को देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का ऑक्सीजन में योग क्या कहलाता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो और कोई पदार्थ में ऑक्सीजन जुटे तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाएगा बच्चे, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाएगा, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन का जुटना कहलाता है उपचयन। क्या कहलाता है, उपचयन। याद रखिए ऑक्सीकरण मतलब उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाएगा बच्चों, उपचयन कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हम लोगों का, बी नंबर सही होगा, कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है बच्चों, उपचयन कहलाता है। और ये क्वेश्चन 19 में और 20 में दोनों में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देखिए, निम्न में कौन सा ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, किसमें ऑक्सीकरण, कौन ऑक्सीकरण नहीं है, ये हमको दिखाना है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है, तो याद रखिए दहन में भी ऑक्सीजन जुटता है, कार्बन में ऑक्सीजन जुट के CO2 बनाता है, तो जाके हीट उत्पन्न होता है बच्चों। तो ये भी ऑक्सीकरण है। श्वसन भी ऑक्सीकरण है, भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण है। ठीक है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया जो है वो ऑक्सीकरण नहीं है। अवक्षेपण अभिक्रिया मतलब क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है
वह ठोस के रूप में प्राप्त हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे, जिसके साथ एरो का चिन्ह ये होता है। ठीक है बच्चों, तो अवक्षेपण अभिक्रिया जो है, जिसमें अवक्षेप बनता है, जो जो यौगिक बनता है, जो तत्व बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसमें एक द्रव के रूप में रहे और एक ठोस उसमें तैरता रहे, ऐसा कंडीशन में है तो उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। और अवक्षेपण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन के हटने का कोई बात नहीं होता है, लेकिन भोजन का पचना, श्वसन, दहन, ये तीनों ऑक्सीकरण है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, लेकिन अवक्षेपण में ऐसा कोई बात नहीं होता बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। इसको देखिए, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन का मतलब तो आप लोग बच्चों समझते ही हैं। विस्थापन में क्या बताए थे कि जब कोई होगी, मान लीजिए एक्स की अभिक्रिया हमने ए बी से कराई और एक्स ने ए के जाके जगह में स्थान ग्रहण कर लिया और बना दिया एक्स बी, और ए को बाहर साइड में छोड़ दिया, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। यानी जब भी कोई अधिक क्रियाशील धातु रहता है, वह कम क्रियाशील धातु को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे इस क्वेश्चन में देख लीजिए, CaCO3 को हमने गर्म किया, CaCO3 को हमने गर्म किया तो वो टूट गया CaO में और H2O में, तो ये टूटा है। तो टूटना तो भैया विघटन कराता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं हमारा। इसमें CaO की अभिक्रिया H2O से कराई तो CaOH2H बना, ये दो तत्व जुट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, और इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो ये भी नहीं होगा बच्चों। इसमें देखिए NaOH और HCl ने अभिक्रिया किया, तो इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, ये जो है ये प्लस Na का प्लस Cl का माइनस जुट के NaCl बना दिया, और ये H2 और O मिलके H2O बना दिया। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं, सॉरी, ये भस्म है और ये है अम्ल। भस्म और अम्ल की अभिक्रिया से NaCl बना, जो कि है लवण और जल बना। तो अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण। क्या कहते हैं बच्चों, उदासीनीकरण। तो ये भी नहीं होगा। ये हो गया आपको जाके विघटन, और ये हो गया आपको जाके संयोजन, ये हो गया उदासीनीकरण। तो 100% आंसर हमारा यही होगा, सी नंबर। क्योंकि अगर आप गौर करिएगा तो Fe ने क्या किया बच्चों, Cu को हटा करके उसका स्थान ग्रहण करके FeSO4 बना लिया है और Cu को अलग साइड में छोड़ दिया है। तो इसलिए ये कौन सा आंसर होगा इसका सही बच्चों, सी नंबर जवाब होगा। सी कैसा अभिक्रिया है, तो सी हमारा है विघटन, सॉरी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। CaO कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया H2O से कराए और इसका बना हम लोग का CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो छोटा यौगिक छूट करके एक बड़ा यौगिक बना रहा है। हम बोले थे जब भी कोई प्रोडक्ट सिंगल बने, एक ही प्रोडक्ट बने, अभिक्रिया के मतलब जो बनने वाला प्रोडक्ट की संख्या एक ही रहे, तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो 19 का आंसर बी नंबर होगा बच्चों, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग 20 नंबर देखते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिए, ये 2022 में पूछा है बच्चों। देखिए, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है। तो देखिए, जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात निकालना होता है। हाइड्रोजन कितना बच्चों, 2, और ऑक्सीजन कितना, 1। तो आंसर होगा 2:1, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इनके परमाणु की संख्या कितनी, तो हाइड्रोजन के परमाणु 2 होते हैं जल में, ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 1 होते हैं। तो आंसर होगा 2:1, जो कि हमारा बी नंबर में आ रहा। बी नंबर हमारा सही होगा बच्चों। ठीक है, तो 20 नंबर भी हम लोगों का क्लियर हो गया। और जो 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, वो ऑलरेडी 2022 में पूछा जा चुका है। बड़ा इजी जवाब है इसका, याद रखिएगा। हाँ, लेकिन कभी कभी एक चीज और याद रखिएगा, बोलता है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान है उसका अनुपात क्या होता है। ये तो परमाणु की संख्या बोला, द्रव्यमान का अनुपात बोलेगा तो क्या होगा, याद रखिएगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटा ऑक्सीजन का द्रव्यमान। हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है बच्चों क्या होता है मालूम है, 1 होता है। तो 1 को करके 2 से गुना, और ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, 16 होता है परमाणु द्रव्यमान। तो 2 से 16 करके 8 बढ़ती में 1/8, 1:8 होगा। कब होगा, जब परमाणु संख्या का अनुपात नहीं बोल के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात बोले तो वो होगा 1:8। ठीक है बच्चों, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है बच्चों। देखिए, सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है बच्चों, पीला होता है, हल्का सा चमकीला पीला होता है, जो चमक वाला पीला होता है ना, वैसा ही होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है बच्चों, पीला होता है। बड़ा इजी जवाब है, और 2022 और 2024 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या होता है बच्चों, पीला होता है। क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा गलत दिखाया गया। निम्न में कौन सा युग्मक ये करता या नहीं होगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित
करता है। क्वेश्चन ये होगा 2022 में पूछा गया है, निम्न में कौन सा यानी कौन सा पेयर, पहला पेयर दिया है MgCl2 जो कि जलीय विलयन एक्वा है, और Cu जो कि सॉलिड है ठोस के रूप में है। दूसरा दिया है AgNO3 ये भी एक्वा है जलीय विलयन है, और दिया Cu ये भी सॉलिड फॉर्म में द्रव है, सॉलिड ठोस है। और ये C और D को तो फिलहाल नहीं देखना, हमको इस दोनों में देखते हैं। तो अगर आप गौर करिएगा तो Mg और Cu में गौर करिएगा तो Mg जो है वो ज्यादा क्रियाशील है Cu से, तो Cu कभी भी Mg को नहीं हटा पाएगा, तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ तो विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा इसमें। अब इसमें देखते हैं Ag और Cu में, Ag जो है वो कम क्रियाशील है Cu से, यानी ज्यादा क्रियाशील कौन है बच्चों, Cu ज्यादा क्रियाशील है। तो ज्यादा क्रियाशील यानी ज्यादा एक्टिव Cu है, तो Cu तो Ag को हटा देगा, तो Cu Ag को हटा देगा, तो विस्थापन अभिक्रिया किसमें संभव होगा बच्चों, बी नंबर में संभव होगा। सी और डी तो नहीं होगा, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी नंबर। क्यों होगा, क्योंकि Cu जो है वो Ag से ज्यादा क्रियाशील है। ऐसे भी आप देख लीजिएगा, तांबा और चांदी को अगर रखते हैं Ag मतलब चांदी हो गया, तो आप देखिएगा तांबा में जल्दी जंग लगता है, तांबा का कलर जल्दी फेड होता है, चांदी का कलर बहुत ही बाद में यानी ना के बराबर बहुत धीमी गति से होता है। क्यों, क्योंकि चांदी जो है बहुत कम क्रियाशील है, बहुत धीरे धीरे करके हुआ वायु के ऑक्सीजन वायु के जल से अभिक्रिया करती है, लेकिन तांबा जल्दी कर लेता है, इसलिए तांबा अधिक क्रियाशील है, और तांबा Ag यानी चांदी को विस्थापित करके CuNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होके वो क्या बोलता है एक नया यौगिक बना देगा। तो निश्चित तौर पे आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा बी नंबर AgNO3 और Cu। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को लेते हैं। एक अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया जिसको FeSO फिर ये क्वेश्चन में मिस्टेक लिखा गया है, कैसे बड़ा मिस्टेक टाइप हो गया बच्चों। ये जो अभिक्रिया है जिसका नाम है, जो अभिक्रिया दिया FeSO4 यहाँ नहीं लिखा गया, अभिक्रिया मिस्टेक हो गया, ये बीच में लिखाना चाहिए था। ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया लिख दीजिएगा, ये मतलब ऐसे लिखिएगा, पहले इसको लिख लीजिएगा, लिख के लिखिएगा यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऐसा क्वेश्चन तैयार होना चाहिए था। ये Fe हमने समीकरण लिख दिया, FeSO4 प्लस SO2 एरो, SO2 उसका प्लस SO3 है। ठीक है, इस तीनों के रिएक्शन के फलस्वरूप, नो मिस्टेक हो गया बच्चों, थोड़ा सा समीकरण ये कैसे तो ठीक कर देती है, समीकरण ऐसा नहीं होगा, गलत दिया हुआ समीकरण, तो लिखने में मिस्टेक हो गया। किस प्रकार की अभिक्रिया है, या समीकरण जो ना होगा बच्चों वो ये होगा, ये यहाँ लिखा गया है, ये गलती लिखा गया। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, समीकरण ये होगा बच्चों, ये अभिक्रिया दिया हुआ आपका FeSO4 जिसको हम लोगों ने गर्म किया, और गर्म करने पे बन गया हम लोगों का FeSO3, क्या बना FeSO3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोबारा लिखा गया, समीकरण लिखने में मिस्टेक हो गया था बच्चों, सल्फर ट्राइऑक्साइड लिखा गया। यानी अगर आप गौर करिए, ये क्वेश्चन 2022 पूछा, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख लिया बच्चों, तो मिस्टेक टाइप हो गया है। FeSO4 जो कि सॉलिड फॉर्म है, इसको गर्म करेंगे तो FeSO3 बनेगा, SO2 बनेगा और SO3 बनेगा, ये दोनों गैस फॉर्म में होगा बच्चों, ये दोनों गैस फॉर्म में होगा, और ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ठोस होगा, ये तो ऑलरेडी सॉलिड फॉर्म होता ही है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें ध्यान में उतना देखना ही नहीं है, एक बड़ा अणु दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में टूट गया है। ठीक है, तो जब भी कोई बड़ा अणु दो या दो से छोटे अणुओं में टूट जाता है तो उसको हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। यानी कभी भी बड़ा अणु अगर दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में टूट जाए तो अपघटन अभिक्रिया है। और ये निश्चित तौर पर बच्चों कैसी अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया की, इसमें एक बड़ा अणु दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में टूट रहा है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को समझ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों, तो ध्यान से गौर कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो अभिक्रिया दिया बच्चों ZnO ZnO जिंक ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं, तो Zn बनता है और CO2 बनता है, Zn बना और CO2 बनता है। आप गौर करिएगा, ZnO से क्या हो गया, ऑक्सीजन हटा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो ZnO है, मैं एक बार फिर से समीकरण आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये ZnO जिंक ऑक्साइड है बच्चों, इसका अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से कराए, बन गया जिंक
और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ हो क्या, इस चीज को समझिए। ये ZNO से O हट रहा है, O निकल रहा है ZNO से। तो O जब किसी भी चीज से निकला तो O के निकलने की क्रिया, O के हटने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपकरण कहते हैं। तो यहाँ अपकरण किसका हो रहा है बच्चों? कौन अपकरण होता है? ZNO अपकरण हो रहा है। और यहाँ CO में एक और ऑक्सीजन जुट गया। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो अपचयन किसका हो रहा है? अपकरण किसका हो रहा है बच्चों का? अपकरण किसका होता है? अपकरण हो रहा है ZNO का, क्योंकि ZNO से ऑक्सीजन निकलकर Zn बना रहा है। जिससे ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीजन निकलने की क्रिया को हम लोग कहते हैं अपकरण, और अपकरण को हम लोग कहते हैं अपचयन। तो कौन अपचयित हो रहा है बच्चों? तो ध्यान दीजिए, ZNO अपचयित हो रहा है, ZNO का अपकरण हो रहा है। ZNO का क्या हो रहा है बच्चों? अपकरण हो रहा है। तो क्लियर हो गया, यहाँ अपचयित कौन हो रहा है बच्चों? ZNO हो रहा है, क्योंकि इधर वाला तो अपचयन ऑक्सीकरण अपकरण इधर वाला का तो होगा नहीं, ये तो होगा ही नहीं जवाब, ये जवाब होगा ही नहीं। बराबर के बाद वाला बड़ा, ये जो बन रहा है मेरा, ये जो बन रहा है मेरा, ये तो ना अपचयन होगा ना उपचयन होगा, इसका ना ऑक्सीकरण होगा ना अपकरण होगा, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है। अपचयन या उपचयन जो भी बोलिए, ऑक्सीकरण अपकरण जो भी बोलिए, इधर वाले का होगा। तो ये दोनों जवाब तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, Zn और CO2 तो ऐसे ही नहीं होगा, इसी दोनों में कोई होगा। तो ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन जिसमें छूटेगा उसका होगा, वो होगा उपचयन। तो ऑक्सीजन जिसमें जुट रहा है, देखिए CO से 2 को CO बन गया, एक CO ऑक्सीजन था या 2 का बन गया, इसलिए ये हो गया, इसका उपचयन हो रहा है। तो अपचयन कौन हो रहा है बच्चों? ZNO अपचयन हो रहा है। तो हम लोग का जवाब होगा D, क्योंकि ऑक्सीजन का निकलना ही अपचयन होना, जिसका अपचयन होता है उसको हम लोग अपचयित पदार्थ कहते हैं। अपचयन किसका हो रहा है? ZNO का अर्थ, ZNO कोई कैसा पदार्थ है? अपचयित है। ZNO अपचयित हो रहा है बच्चे। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, बोलता भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा, भोजन का पचना जो बच्चों, या तो ऊष्मा क्षेपी होगा, क्या होगा? ऊष्मा क्षेपी होगा, या फिर उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी कर सकते हैं। भोजन का पचना कैसा अभिक्रिया कहलाता है बच्चों? भोजन का पचना उपचयन कहलाता है। भोजन का पचना बच्चों ऊष्मा क्षेपी होता है, नहीं ना, अब भोजन का पचना अपचयन नहीं होगा, उपचयन नहीं होगा, अपचयन होगा। अपचयन का मतलब होता है बड़े अणु का छोटे अणु में टूटना। अपचयन का मतलब होता है बड़े अणु का छोटे अणुओं में टूटना। तो याद रखिए, भोजन के पचने में भोजन के बड़े अणु छोटे अणु में टूटते हैं, इसलिए भोजन का पचना कैसा अभिक्रिया बच्चों? अपचयन अभिक्रिया। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, निम्न में कौन संतुलित है? संतुलित मतलब बैलेंस, कौन संतुलित है? ध्यान दीजिए, पहला समीकरण दिया हुआ है Na प्लस H2O एरो होगा, Na प्लस H2O एरो NaOH प्लस H2। अगर देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना बच्चों? 2 और इधर 3, हाइड्रोजन 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। एक ही देखिए ना, एक ही गौर करिए तो समझ में आ गया कि हाइड्रोजन इधर 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो ये मेरा संतुलित नहीं है। इसमें देखते हैं BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2HCl है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसमें गौर करिए, इधर Ba कितना है बच्चों? Ba इधर 1 है, इधर भी Ba 1 है। क्लोरीन कितना है? इधर 2 है, इधर भी 2HCl है ना, तो 2HCl है। देखिए इधर भी क्लोरीन 2 है, हो गया। हाइड्रोजन कितना है बच्चों? हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी गौर करें तो हाइड्रोजन कितना है बच्चों? 2 है। SO4 कितना है? ध्यान दीजिए, SO4 ध्यान दीजिए, तो इस साइड SO4 कितना है बच्चों? 1 है, और इस साइड भी SO4 1 है। तो यहाँ देखिए, इसका प्रत्येक अणु जो है दोनों ओर बराबर है, तो ये मेरा बैलेंस होगा, ये मेरा संतुलित समीकरण होगा। इस पर देख लीजिए, KCl, ठीक है, यहाँ O3 है, इधर O कितना है? 2 है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें गौर कर लीजिए, क्लोरीन कितना? 2 दूना 4, इधर क्लोरीन 1 है, तो ये भी नहीं होगा। तो स्पष्टता आंसर कौन होगा बच्चों हम लोगों का? बी नंबर जो है वह संतुलित समीकरण है। ये क्वेश्चन देखिए, जब कली चूना में जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? देखिए, जो कली चूना होता है जिसको CaO कहते हैं, इसमें जल डालते हैं तो CaOH ट्वाइस बनता है बच्चों, बुझा हुआ चूना बनता है। उसके साथ साथ हीट मुक्त होता है, ऊष्मा मुक्त होता है। चूना में जब भी आप पानी डालिएगा ना, देखिए पानी गर्म हो जाएगा, ऊष्मा मुक्त होगा। और जैसे किसी भी अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होता है तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। आंसर बी नंबर। अगर अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा की जरूरत हो
तो उसको कहेंगे उष्मा शोषी। लेकिन अभिक्रिया के बाद अगर उष्मा उत्पन्न हो तो उसको कहेंगे उष्मा क्षेपी। तो इसका सही जवाब होगा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, काली चूना में जल डालने पर बच्चों, ठीक है। इसको देखिए, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है। अभी आपको बता देना, अगर मान लीजिए ए बी है, इसका प्लस इसका माइनस, इसकी अभिक्रिया हम लोग एक्स वाई से कराते हैं, इसका प्लस इसका माइनस, ठीक है। और अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अभिक्रिया कुछ ऐसे हो रहा है कि ये इसका प्लस इसका माइनस और ये प्लस माइनस, यानी ए और वाई बन रहा है, ये प्लस ये माइनस बन रहा है, और एक्स और बी बन रहा है, ये प्लस ये माइनस बन रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया में जब आयनों का आदान प्रदान हो, यानी पहले का धन आयन दूसरे के पास चल गया, दूसरे का ऋण आयन पहले के पास चला है, यानी इसका देखिए, इसका धन आयन इसमें चला गया है, इसमें चला गया, और इसका धन आयन इसके पास चला है। तो जब आयनों का आदान प्रदान हो, जिसको शीट एक्सचेंज कहते हैं, वह होता है, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो जगह विस्थापन हो रहा है, इसका प्लस इसमें चला है या इसका माइनस इसमें चला गया है और इसका माइनस इसमें चला गया है। ध्यान दीजिए, देखते हैं, ये प्लस है और ये माइनस वाला इसके साथ वाई वाला आ गया है, और इसका क्या था बच्चों, एक्स प्लस था, इसका वाला माइनस इसमें चला गया है, यानी पहले का माइनस दूसरे में चला गया, दूसरे का माइनस पहले में चला आया है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें बोलिए निम्न में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना बच्चों, 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी संतुलित कर दिया, ऑक्सीजन 2 है। तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों तो बराबर है, तो ये संतुलित है हम लोगों का, ठीक है बच्चों। तो ये जवाब नहीं होगा हम लोगों का। यहाँ देखिए KCl कितना है, 2 है, KCl 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 3, और इसका आगे 2 गुना हो गया 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 6 है, तो ये भी संतुलित है, ये भी जवाब नहीं होगा हम लोगों का। यहाँ देखिए H2 के गो है, 2 गो है, Cl2 2 गो है, और HCl जो बना है, HCl हमारा क्या होगा बच्चों, 2 गो है, H2 गो है, Cl 2 गो है, तो ये भी संतुलित है, ये भी जवाब नहीं होगा। यहाँ देखिए Pb 1 है, Pb 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है बच्चों, 3 9 6, यहाँ ऑक्सीजन कितना 1 और 2, 4 4 2, सॉरी 1 और 2, 3 3 2 5, इधर ऑक्सीजन 5 है। यहाँ नाइट्रोजन भी देख सकते हैं, N2 है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, ना ऑक्सीजन बराबर, यहाँ ऑक्सीजन कितना इस साइड 5 है, इधर ऑक्सीजन कितना 6, और नाइट्रोजन कितना 1 है, इधर नाइट्रोजन कितना है 2, तो ये बराबर नहीं है। तो सही जवाब होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बैलेंस नहीं है बच्चों। ये 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्या बच्चों, उपचयन में क्या होता है। तो देखिए उपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, एकदम होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग ये भी होता है, ऑक्सीजन का योग ये भी होता है, तो जवाब होगा सही, क्योंकि उपचयन में हाइड्रोजन निकलता भी है, इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है और ऑक्सीजन का भी योग होता है। तो इसलिए सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, ठीक है बच्चों। नंबर क्वेश्चन देखिए, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड कौन सी गैस मुक्त होती है। जल में देखो, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो याद रखिए, जल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है बच्चों, हाइड्रोजन। तो सही जवाब होगा हाइड्रोजन। एनोड पर ऑक्सीजन होगा, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन कहाँ मुक्त होता है, एनोड पर, क्योंकि ऑक्सीजन है धन आयन, ऑक्सीजन क्या है, धन आयन है, और एनोड क्या है, ऋण आयन है। बैटरी का वह ध्रुव जो नेगेटिव भाग से माइनस से जुटा होता है उसको एनोड कहते हैं, और माइनस वही कौन जाएगा, माइनस की ओर पलट जाएगा। और अगर वह तार, वह ध्रुव जो कि प्लस से जुटा रहता है उसको कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं, कैथोड। और हाइड्रोजन पर कौन आयन रहता है, हाइड्रोजन पर रहता है हम लोगों का धन आयन प्लस, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा। मैंने मिस बोल दिया बच्चों, यह मिस हो गया। ऑक्सीजन पर ना बच्चों, ऑक्सीजन पर रहता है ऋण आयन, ऑक्सीजन पर रहता है ऋण आयन, ठीक है बच्चों, मिस्टेक हो गया बच्चों, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन ऋण आयन है, एनोड को धन आयन कहते हैं, ऋण आयन जाता है धन आयन के पास, हाइड्रोजन धन आयन है, और कैथोड को कहते हैं ऋण आयन, ठीक है। तो कैथोड पे जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, कैथोड पर मुक्त होगा, क्योंकि कैथोड कहते हैं धन आयन को, सॉरी ऋण आयन को। कैथोड किसको कहते हैं बच्चों, ऋण आयन को, नेगेटिव को कहते हैं, और हाइड्रोजन पता धन आयन, तो वो ऋण आयन के पास जाएगा। और एनोड कहते हैं धन आयन को, और ऑक्सीजन को बता ऋण आयन, तो ऋण आयन जाता है धन आयन के पास। तो याद रखिए, कभी भी पोस्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप कैथोड पर क्या मुक्त होगा जल का, तो हाइड्रोजन, और एनोड पर क्या मुक्त होगा, तो ऑक्सीजन। इस चीज को ध्यान रखिएगा। समीकरण देखिए क्या दिया है, Fe2O3
प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe। तो आप यह गौर करिए, Al ने क्या किया, Fe को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लिया है। Al ने Fe को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लिया और Al2O3 बनाया है। यानी साफ पता चलता है कि Al जो है ज्यादा क्रियाशील है Fe से। तो कभी भी बताया जाना कि अगर कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर ले तो उसको कहते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। ऐसा नहीं उभय विस्थापन नहीं है, क्योंकि वो Al तो F को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर रहा है, लेकिन O को अपने साथ नहीं रख रहा है। O को फिर F को फिर कोई जगह नहीं दे रहा है, F जो है साइड हो जा रहा है। यानी जब भी कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर ले तो उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर Al ने Fe को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लिया है, इसलिए कौन अभिक्रिया बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया है। और ये क्वेश्चन 2023 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है बच्चों। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। ये हमारा इस वीडियो का अंतिम और फाइनल क्वेश्चन है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है बच्चों? तो याद रखिए, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है बच्चों, तो इस तरह करके ये लेसन 1 का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, मैंने सभी का सभी क्वेश्चन फाइनल कर दिया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और आप जो भी वीडियो है उसका फायदा उठा पाए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।